नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने बातचीत कर लिया था कि गद्य का आविर्भाव जब हो रहा था तो उसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण, फ्रेडरिक विंकाट और अहिंदी क्षेत्रों में खासतौर से पंजाब में जो नवीन चंद्र राय या फिर श्रद्धाराम फुलौरी ने अपने योगदानों को दिया, उसको हमने देख लिया। साथ में उस समय की कुछ पत्र पत्रिकाएं जो थीं उनके बारे में देखा। और इस वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा कि गारसद तासी का हिंदी के प्रति क्या विचार रहा है और कौन कौन से कथन रहे। और इसी वीडियो लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि श्रद्धाराम फुलौरी ने ये संकेत कर दिया था कि भाषा के दो ही जानकार हैं, एक काशी में है और दूसरा पंजाब में। और वो अपने अंतिम दिनों में ये बात कह रहे थे और उन्होंने कहा था कि उसमें से एक व्यक्ति आज जा रहा है और बच रहा है सिर्फ एक, और वो कौन है? तो उन्होंने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यहाँ तक हमने बातचीत कर लिया था। और आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हुए आप उसको इतिहास ग्रंथ की तरह न देखें, लगेगा कि आप कोई नाटक की किताब पढ़ रहे हैं। जैसे नाटक में हर अंक में आप देखेंगे कि अगले अंक का थोड़ा सा वहां पर सूत्र छोड़ दिया जाता है कि आगे क्या चर्चा होने वाली है। यहाँ पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस सूत्र को छोड़ दिया था कि अब बात होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर। तो कौन कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ बहुत कठिन है? ये विद्यार्थियों में भ्रम बनाया गया है ताकि कोचिंग वालों की दुकान चलती रहे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है कि आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान संवत 1925 से संवत 1950, प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय हमें पढ़ना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन में लिखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। ये कथन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जब भी हम भारतेंदु के बारे में बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल के अलावा एक व्यक्ति का नाम और आता है जिनका नाम है रामविलास शर्मा। इन दोनों के कथन को लेकर हम अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और कहां पर रामविलास शर्मा ने कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने अलग अलग रचनाकारों पर पुस्तकें लिखकर उस कमी को पूरा कर दिया जो कि इतिहासकारों ने किया था। उन्होंने तुलसीदास पर लिखा, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर लिखा, निराला पर लिखा और प्रेमचंद पर लिखा। तो ये 4-5 बड़े जो रचनाकार हैं उनसे आप देखेंगे कि रामविलास शर्मा के भी कथन पूछे जाते रहे। तो मैं पहले ही अलर्ट कर दूं ताकि आप रामचंद्र शुक्ल के कथन को बिल्कुल ध्यान में रखें। प्रिय विद्यार्थियों, आप कोचिंग में लाखों रुपए देकर पढ़ेंगे तो भी इस बारीकी को बहुत कम कोचिंग वाले टीचर आपको बता पाएंगे, क्योंकि वो उस जगह तक उन्होंने सोचा ही नहीं है। उनको तो अपना मार्केटिंग करना है। एक बार फिर से मैं इस कथन की तरफ जाऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि काशी में रहा करते थे, मिर्जापुर बगल के जिले में, तो जब भी काशी के साहित्यकारों की बात आती है तो उनकी लेखनी एकदम मखमल की तरह आगे बढ़ती है। और देखिए किस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में उन्होंने लिखा है। लिखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। यही थोड़ा सा दूसरे रूप में पूछ दिया जाता है कि आधुनिक काल के जन्मदाता किसे कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस कथन को ध्यान में रखिए। शुक्ल जी लिखते हैं कि वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो किसके बारे में बात कही जा रही है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात कही जा रही है। आगे भारतेंदु के साथ साथ पूर्ववर्ती जो भी गद्यकार हैं उनकी भी तुलना कर रहे हैं, और जो कि आपकी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की संभावना है। लिखते हैं कि मुंशी सदासुख की भाषा
साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए हुए थी। लल्लू लाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। ये देखिए कटेशन यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है कि सवाल पूछा जाता है कि किस गद्यकार की भाषा पंडिताऊपन लिए हुए थी, तो थे मुंशी सदाशुक। किसमें ब्रजभाषापन था, वो है लल्लू लाल, और सदल मिश्र इसमें पूर्वीपन था। तो आप अपना अगर नोट बना रहे हो तो सदाशुक लाल के सामने आप एसपी लिख सकते हैं, ठीक है। लल्लू लाल के सामने आप एलबी लिख सकते हैं और सदल मिश्र के सामने आप एसपी। आप देख रहे हैं कि दो दो एसपी यहाँ पर है। तो आप अपने मन मस्तिष्क में बैठाइए कि मुंशी सदाशुक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा पंडिताऊपन लिए हुए। पंडिताऊपन मतलब इनकी जो भाषा थी थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ होने के करीब थी, लेकिन लल्लू लाल उनकी भाषा में ब्रज भाषापन का पुट था। सदल मिश्र जो कि बिहार या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाके के थे, तो उसमें पूर्वीपन दिखाई पड़ता है। तो ये को रिलेट करके देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इन तीनों गद्यकारों पर चर्चा की थी। सदाशुक लाल पंडिताऊपन, लल्लू लाल ब्रजभाषापन और सदल मिश्र पूर्वीपन। इन तीनों को आप एक बॉक्स बनाकर ऐसे अपने नोटबुक में जरूर ध्यान में रखिए। आगे वो लिखते हैं कि राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इन दोनों के बारे में भी इसमें रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा की है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का क्या था, उर्दूपन उनके भाषा शैली में था। न सिर्फ शब्दों में बल्कि वाक्य विन्यासों में भी उर्दू का प्रभाव दिखाई पड़ता था। राजा लक्ष्मण की भाषा भले विशुद्ध रही हो, मधुर रही हो, लेकिन क्षेत्र विशेष का प्रभाव था। और जैसे ही मैंने लक्ष्मण सिंह का नाम लिया, आपके दिमाग में उनके पत्र का नाम आ गया होगा कि क्या नाम था और कहां से छपता था। आगे लिखते हैं कि भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रज भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। यहां से सवाल पूछा जा सकता है जो कि रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए कि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रज भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। आगे लिखते हैं कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हाल ही में एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, यही हुबहू पंक्ति यहाँ पर उठाई गई थी और हमने बताया था कि वहां पर मार्ग को थोड़ा सा गलत लिख दिया गया था प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर देखिए यही सवाल सीधे सीधे उठा लिया गया था कि साहित्य को कैसा मार्ग दिखाया, नवीन मार्ग दिखाया और वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। इस कथन को देखिए यहाँ से तोड़कर आपको देखना है कि किसका कथन हो सकता है। आगे लिखते हैं कि नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ा रहा था, उन्होंने उसे दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त लाने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने विस्तार से बताया कि आखिरकार उनका योगदान क्या है। उन्होंने साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। ये दो आप देख रहे हैं कि इनके महत्वपूर्ण काम रहे। इसके बाद
नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा जिस तरीके से बदल रही थी, उनके मन में देश हित, इस चीज को ध्यान में रखना है, देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें भी उत्पन्न हो रही थी, उसका भी सहारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिया। सब चीजें थी, लेकिन कविता हम देखें तो जो रीतिकाल की प्रवृत्ति चली आ रही थी वो भी भारतेंदु के समय में थी, बहुत ज्यादा कुछ उसमें बदलाव नहीं था, लेकिन गद्य विधा में परिवर्तन हो रहा था। बंग देश में यानी कि बांग्ला साहित्य में नाटक और उपन्यास धीरे धीरे लिखे जा रहे थे, और ऐसे लिखे जा रहे थे जिनमें देश और समाज की नई रुचि, क्या उसमें नयापन है और क्या नई भावना है, उसका रूप साहित्य में दिखाई देने लगा था। भारतेंदु ने उस चीज को पहचाना, उससे प्रभावित हुए और जो हिंदी पट्टी का साहित्य था उसको दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। साहित्य का जो संबंध है समाज से है, मनुष्य के जीवन से है, उससे जोड़ने का प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो अलगाव था, दूरियां थी, उन दूरियों को उन्होंने खत्म किया और साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त किया या फिर ले गए। वे थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके तरफ श्रद्धाराम फुलौरी बहुत पहले ही संकेत कर चुके थे। तो आप लोगों के दिमाग में ये स्टोरी आराम से बैठ रही होगी। आगे हम देखते हैं। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहाने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी उर्दू के बीच में जो विवाद था, उन विवादों के बीच में जो दो महत्वपूर्ण राजा हुए थे, राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण, उनको भी याद किया जा रहा है। और इस बीच भारतेंदु ने अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए और जो हिंदी बोलने वाली जनता थी, अब उसको लगा कि इस भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी इन्होंने बीच का रास्ता निकाला, न उर्दू की तरफ झुकाव था न संस्कृत की तरफ झुकाव था, बल्कि चलती हुई दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आधार बनाते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बीच का रास्ता निकाला और भाषा का स्वरूप क्या हो गया? स्थिर हो गया। अब हिंदी उर्दू जो विवाद था वो भी धीरे धीरे शांत हो रहा था। आगे लिखते हैं कि भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट प्रमुख रूप से गिने जा सकते हैं। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अकेले हिंदी गद्य का विकास नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने एक अच्छा सा मंडल भी तैयार किया, मतलब एक समूह तैयार किया, जिसमें कौन कौन है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण, ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट, इन चार लोगों का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे लिखते हैं कि इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जो भी भारतेंदु मंडल के लेखक थे उनमें विभिन्नता थी। ठीक वैसे ही जैसे तार सप्तक के कवियों को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा गया है कि वो काव्य सत्य की खोज में है, वो राहों के अन्वेषी हैं। यहाँ पर भारतेंदु मंडल के भी लेखक गद्य के क्षेत्र में अन्वेषी के रूप में काम कर रहे थे। उनके दृष्टिकोणों में विभिन्नता थी, अंतर था। और कहा जा रहा है कि उन लोगों की तो बात छोड़िए ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें तो इनमें भी दो प्रकार की शैलियां पाई जाती हैं, एक भावावेश की शैली और दूसरी तथ्य निरूपण की शैली। तो ये तथ्य आप अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर नोट करिए या फिर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि भावावेश के कथनों में वाक्य प्राय छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। जहां किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश
भी बीच बीच में छोड़ता है वहां की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। यानी शैलियों में आप देखेंगे जो भावावेश शैली है वो सामान्य रूप से अरबी फारसी शब्दों के थोड़े से करीब में है, यानी कि आम बोलचाल की है। लेकिन जैसे किसी तथ्य या फिर सिद्धांत की बातचीत की जाती है, जैसे उन्होंने नाटक नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें नाटक के 5 उद्देश्य बताए गए हैं। हमारे जो गंभीर विद्यार्थी होंगे जिनको लग रहा होगा कि उनकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है, वो जरूर वो 5 उद्देश्य होमवर्क के तौर पर यहाँ पर कमेंट्स करेंगे, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि वो मेरी बातों को मानते हैं और ये उनका होमवर्क उनके एग्जाम हॉल में उनके बढ़त को दिखाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि जब भी भारतेंदु हरिश्चंद्र तथ्य निरूपक या फिर सिद्धांत कथन पर आधारित कोई बात कहते हैं तो उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की जो प्राय समस्त और सानुप्रास होती है चाल सी चली आई है, भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते हैं। आगे लिखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की अगर बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी। आगे हम अभी भारतेंदु मंडल पर जब विस्तार से बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र के बारे में और कुछ बातें रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में आपको ध्यान में रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो जैसे थे वैसे थे ही, जिसकी चर्चा श्रद्धाराम फुलौरी ने पहले ही कर दी है। लेकिन यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो विनोदशील प्रकृति के थे, यानी कि हास्य व्यंग करने में माहिर थे। अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगी लिए रहती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती है, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र के बारे में ये एक संक्षिप्त कथन यहाँ पर है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र विनोदशील थे, उनकी भाषा स्वच्छंद और बोलचाल की थी, हास्य विनोद की उमंग उसमें दिखाई पड़ती थी और कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण भी हो जाता था और कई बार कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे आप देखेंगे अगर आप लोक से जुड़े होंगे, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर लोग अपनी बातों को कहावतों और मुहावरों में कहते हैं। जैसे अगर कोई आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दोष निकाल रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये आंगन टेढ़ा इसलिए मैं डांस नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रताप नारायण मिश्र जो कि विनोदशील प्रवृत्ति के थे, विनोदशील वही व्यक्ति हो सकता है जो लोक को अपने जीवन में समा लेता, ठीक है, तभी वो ठीक से व्यंग कर पाएगा और चोट भी करेगा। तो प्रताप नारायण मिश्र कुछ इसी तरीके के थे, वो कहावतों और मुहावरों के लिए जाने जाते थे। अब बात आती है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है वो अभी जो रीतिकालीन काव्य परंपरा चली आ रही थी या फिर जो शैलियां आ रही थी उनसे अभी मुक्त नहीं हुए थे, इसलिए उनके यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि जो वाक्य पुराने ढंग के हैं, रंगीन इमारत यानी चमक दमक ज्यादा है उसमें, वाक्य भी लंबे लंबे हैं, ठीक है, विराम स्थल पता ही नहीं है कि कहाँ पर फुल स्टॉप है कहाँ पर कॉमा है, अनुप्रास ज्यादातर प्रयुक्त किया गया है जिसमें इंशा और लल्लू लाल की तुलना कर दी गई यहाँ पर। और अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह ही अधिक दिखाई पड़ता है। आगे वो बालकृष्ण भट्ट के बारे में लिख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखकों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था, इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को
जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चरपरी, तीखी और चमत्कार पूर्ण होती थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाषा उनकी चरपरी यानी चटपटी, तीखी और चमत्कार पूर्ण होती थी। किसके बारे में बात कही गई? तो बात कही गई है बालकृष्ण भट्ट के बारे में। इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे ठाकुर जगमोहन सिंह के ऊपर लिख रहे हैं कि जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंग स्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु मंडल के जो खासे लेखक थे, चाहे आप देखेंगे यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हो, चाहे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो, बालकृष्ण भट्ट हो और ठाकुर जगमोहन सिंह हो, इन तीनों चारों की विशेषता यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कर दी है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यानी इस वीडियो लेक्चर से यह भी पता आपको चल रहा है कि एग्जाम से पहले किन विशेष लेखकों को हमें ध्यान में रखकर जाना है। अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ रहे हैं तो आपको प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और ठाकुर जगमोहन सिंह को भी पढ़कर जाना पड़ेगा, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में बढ़त बना सके। आगे लिखते हैं कि हरिश्चंद्र के काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे ही शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। यानी कि इन्होंने जिन भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया वो राजा लक्ष्मण सिंह की तरह नहीं किया, बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि शिष्ट समाज में, जो उस समय के भद्र जन थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो शब्दों का प्रयोग करते थे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग ये लोग भी अपने साहित्य में कर रहे थे। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। उनकी लिखावट में न उड्डीयमान और अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, न औदार्य, शैकर्य और मौखर्य ऐसे रूप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्दों का उन्होंने उदाहरण दिया कि उड्डीयमान, जिसको लेके आपको ढूंढना पड़े। जैसे आपने एक मंत्रालय देखा होगा, उड्डयन मंत्रालय करके, जहां पर हवाई जहाज से रिलेटेड है। अगर आप संस्कृत निष्ठ हिंदी को देखना चाहते हैं तो एक बार आप जो भी अभी नया कैबिनेट बना हुआ है मंत्रिमंडल का कि किसको किसको क्या मंत्री पद मिला हुआ है, आप देखेंगे उसमें तो आप माथा पकड़ लेंगे कि किस तरीके की हिंदी का प्रयोग किया गया। वो हिंदी जो कि आम बोलचाल की हिंदी नहीं है, वो समय समय पर ही चुनाव के समय में ही जब मंत्रालय बढ़ता है तभी उस हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अनुवाद के समय में उस हिंदी का काफी रोल होता है। यानी कि आप जब ट्रांसलेशन में एडमिशन लेने जाते हैं तो वही हिंदी और अंग्रेजी आपके काम में आती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन करते हुए या फिर उनके जो भी समकालीन लेखक थे उनका मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि वो लोग आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करने का प्रयास करते थे, भले ही वो संस्कृत के शब्द क्यों न हो। आगे लिखते हैं कि भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विशेष क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वालों जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश यह है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। ये देखिए कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारिक उपयोगी रूप भी निखरा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस काल की बात की जा रही है, भारतेंदु काल की या फिर द्विवेदी काल की? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही हिंदी को या फिर गद्य को व्याकरण के अनुरूप बनाया, न सिर्फ गद्य को बल्कि पद्य को भी, सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए। लेकिन यहाँ पर यह कथन तो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर ही सकता है कि किस काल की बात की जा रही है कि हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। किस काल की बात की जा रही है? तो काल है भारतेंदु काल।
इस चीज को आप नोट कर लीजिए। जो विद्यार्थी अभी तक विश्वास करके यहाँ जुड़े होंगे वो निश्चित तौर पर इसको नोट कर लिए होंगे, और जब एग्जाम हॉल में एक प्रश्न के तौर पर तथ्य आएगा तो वो खिल उठेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि हमने एक सच्चे शिक्षक से पढ़ा है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि यहां तक तो भाषा और शैली की बात हुई, अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है, सजीव या जिंदा दिली। भारतेंदु काल में आप देखेंगे कि शैली के दृष्टिकोण से तो अलग अलग लोगों ने लिखा, लेकिन एक सामान्य गुण यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लेखक ऐसे थे जो हमेशा अपने जीवन में सजीवता बनाकर रखते थे, जिंदा दिली व्यवहार करते थे, कभी निराश होते नहीं थे, हताश नहीं होते थे, अपने में सजीवता रखते थे और व्यंग का सहारा लेते हुए एक दूसरे पर छींटाकशी भी करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन लेखकों में एक कौन सा खास गुण है जो कि उनको जोड़ता है, वो है सजीव या जिंदा दिली। लिखते हैं कि सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। ये देखिए यहाँ पर कोटेशन है, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। पूछा जा सकता है आगे भी कि राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में पाई जाती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया है। ये पूरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारतेंदु के समकालीन लेखकों की बात की जा रही है और जो पूर्ववर्ती साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है, उनसे भी तुलना की जा रही है। आगे लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ साथ पूरा पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। ये कहां से उनके अंदर सजीव और जिंदा दिली भाव उत्पन्न हुआ? कारण ये था कि ये साहित्यकार भारतीय जीवन से जुड़े हुए थे, जो भारतीय जीवन के विविध रूप हैं उनसे जुड़े हुए थे। चाहे वो ऋतु की बात की जाए, चाहे त्योहार की बात की जाए, चाहे परंपरा से कोई चीज आ रही है उसकी बात की जाए, मेले की बात की जाए, सभी को वो अपने साहित्य के केंद्र में रखते थे। और लिखते हैं कि आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में उतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि वो भारतीय जीवन से अपने को जोड़ कर देखते थे, और ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से ऐसा नहीं कि अलग था, बल्कि जुड़ा हुआ था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में उतनी झूल वो नहीं झोंक पाए थे, वो भी सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे। पश्चिम की एक एक अभिनय यानी जो दिखावटीपन था उसी को लेकर वो उन्नति नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि पश्चिम का जो पैरामीटर है वो अलग है, हमारे देश का जो पैरामीटर है वो अलग है। आजकल आपने देखा होगा कि कई बार कहा जाता है कि हमें विश्वविद्यालयों को ग्लोबल यूनिवर्सिटीज बनाना है, वो भी पश्चिम के तर्ज पर। कहा जाता है कि यूरोप में फला विश्वविद्यालय ऐसा है तो भारत में भी होना चाहिए, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यूरोप और भारत की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो दोनों अलग अलग है। इसलिए अपने हिसाब से उन्नति का मार्ग चुनना चाहिए। ये बात उस जमाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो भी समकालीन लेखक थे भारतेंदु युग के, वो भी अच्छे से समझते थे। वो अभिनय को उन्नति नहीं मानते थे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि मैं कम्युनिटी सेक्शन में कई बार लाइव क्लास को लेकर बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लाइव क्लास का विरोधी हूँ, लेकिन कई बार लगता है कि यहाँ पर विद्यार्थियों को अभिनय के माध्यम से छला जा रहा है। उस छलना से आप सभी को मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। वो उन्नति नहीं है। आप 10 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे,
घुमा फिरा कर उसी में 2-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन जो ये सब्जेक्टिव आप तैयारी कर रहे हैं इसका तो कोई तोड़ नहीं है। आगे बात करते हैं। लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि उस पर लपेटी हुई वस्तु। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। आपने निबंध पढ़ा होगा, रूढ़ि और मौलिकता, ठीक है। परंपरा, इलियट के बारे में भी पढ़ा होगा, अज्ञे के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। रूढ़ि और मौलिकता, रूढ़ि और परंपरा, यहाँ पर बात कही जा रही है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है रामचंद्र शुक्ल का, कि वो लिखते हैं कि जो भारतेंदु योगीन लेखक थे वो प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर जुड़े हुए थे। एक तरफ प्राचीन है और दूसरे तरफ नवीन का उत्पन्न हो रहा है, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वे दोनों को जोड़कर इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि पता ही नहीं चले कि नवीन क्या था और प्राचीन क्या था, और ऐसा न हो कि जो प्राचीन चीज है वो नवीन पर लादा हुआ प्रतीत हो, वो उसके ऊपर बोझ बना हुआ हो, ऐसा न हो। आगे लिखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। आपको लगेगा कि मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, आपने कई बार इस कोटेशन को एग्जाम में देखा होगा। लिखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह सवाल कई बार एग्जाम में कथन के तौर पर पूछा गया है और विधा के दृष्टिकोण से भी पूछा गया है। यानी कि यह कथन किसका हो गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस विधा को ध्यान में रखते हुए बात कही कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, तो नाटक विधा है, ठीक है। तो इस लाइन को आप पहले भी जानते होंगे और देख लिए कि इस लाइन को भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में कहा है। जैसा कि हमने बताया कि उसका नाम क्या है, गद्य का प्रवर्तन, आधुनिक काल प्रकरण 1, गद्य का प्रवर्तन। यह सवाल पूछा जा सकता है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वो किस प्रकरण में कहा है, तो हमारे विद्यार्थी तुरंत बता देंगे। आगे लिखते हैं कि भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटक तत्व न था। यानी आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले भी नाटक लिखने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। और जिसमें एक नाटक का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि उसमें नाटक के तत्व दिखाई पड़ते हैं, जो कि आनंद रघुनंदन नाटक है विश्वनाथ सिंह का। लिखते हैं आगे कि हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद लिखने की जो कोशिश की भी, तो वो नाटक लिखने की कोशिश की भी तो अनुवाद के माध्यम से। उन्होंने विद्या सुंदर का अनुवाद किया जो कि बांग्ला भाषा में था, उसका हिंदी में अनुवाद किया। अनुवाद कब किया? संवत 1925 में। -57 घटा देंगे तो ईस्वी आपको मिल जाएगा। आगे लिखते हैं कि उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। यहाँ पर देखिए, भुलवाने के लिए एग्जाम में एक सवाल पूछा जा सकता है कि प्रवास नाटक लिखने का प्रयास किसने किया था जो कि अधूरा है, तो हमारे विद्यार्थी तुरंत बता देंगे कि बाबू हरिश्चंद्र ने। आगे लिखते हैं कि खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। यानी कि भारतेंदु युग में जो भी नाटक लिखने की एक परंपरा तेजी से विकसित हुई, आगे चलकर उसमें थोड़ी सी कमी आई, फिर उसकी गति कमजोर हुई। लिखते हैं कि रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का, जैसे वीर नारी पद्मावती, कृष्णा कुमारी, अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला को चलाते रहे। तो यहाँ पर रामकृष्ण वर्मा का नाम आप ध्यान में रखिए। राम कुमार वर्मा का तो ध्यान रहता है, लेकिन रामकृष्ण वर्मा ने भी भारतेंदु के बाद कुछ नाटक लिखने का प्रयास वो करते रहे, जिसमें वीर नारी पद्मावती, कृष्णा कुमारी, यानी विषय वस्तु आप देख रहे हैं कि सब पुराना ही है। आगे लिख रहे हैं कि इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। ये बड़ा कारण यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि आखिरकार नाटक क्यों कम लिखे जाने लगे। कारण यह था कि जो साहित्यकार थे वो अब धीरे धीरे उपन्यासों के तरफ मुड़ गए।
लगातार उसमें लोगों की रुचि बढ़ती रही और नाटक लोग इसलिए नहीं लिख रहे थे कि कोई ऑडिटोरियम नहीं था, कोई प्ले ग्राउंड नहीं था, कोई ओपन थिएटर नहीं था। अगर आप जेएनयू के विद्यार्थी हैं तो वहां पर 2-3 ओपन थिएटर है और एक तो अच्छा सा इंडोर थिएटर भी बनाया गया जहां पर साप्ताहिक नाटक हुआ करते हैं। अभी वर्तमान में हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम जब वहां के विद्यार्थी थे तो होते थे। तो अभिनय शालाओं का भी क्या था, अभाव था। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायिक पारसी कंपनियां थी वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थी। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था, यानी कि नाटक क्यों धीमा हुआ, क्यों कमजोर हुआ। 2-3 कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक तो लोग उपन्यासों की तरफ चले गए, दूसरा अभिनय शालाओं की कमी रही, तीसरा कि नाटक जब तक आप अभिनय नहीं करेंगे तब तक वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटक अभिनय के दृष्टिकोण से या फिर रंगमंच के दृष्टिकोण से बहुत सटीक या अनुकूल नाटक नहीं है, इसलिए कठिन हो जाते हैं। लेकिन भारतेंदु युग में तो ऐसी स्थिति थी कि लोग नाटक लिखते थे और नाटक में अभिनय भी करते थे। आपने देखा होगा, आगे भी हम चर्चा करेंगे। और चौथी जो बात थी कि जो व्यवसायिक पारसी रंगमंच था, कंपनी थी, जो कि हिंदी में लिखे गए नाटकों को बिल्कुल महत्व नहीं देती थी, बल्कि उर्दू के नाटकों को खेलती थी। कारण आप समझ गए, हिंदी उर्दू विवाद का भी रहा होगा और हिंदी में जो भी कथन है या फिर संवाद योजना रही होगी वो अभिनेताओं के लिए कठिन रही होगी। मुझे अभी याद आता है कि हम एक फिल्म देख रहे थे, 12th फेल, ठीक है। उसमें जो एक टीचर की भूमिका निभाए हुए हैं सर, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने कहा कि जो स्क्रिप्ट उनको मिली थी वो रोमन लिपि में थी। अक्सर हम लोग फिल्मों को देखते हैं और तालियां बजाते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी स्क्रिप्ट अभिनेता अभिनेत्रियों को दी जाती है वो सभी रोमन लिपि में, क्योंकि उसमें वो पढ़ते हैं। जैसे हम लोग मैसेज कर देते हैं किसी को कि आज क्लास चलेगा, तो ए जे ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, आज ऐसे क्लास ऐसे करके, वैसे स्क्रिप्ट दी जाती है। तो हो सकता है कि उस जमाने में हिंदी की स्क्रिप्ट पढ़ने में इन व्यवसायिक पारसी कंपनियों को दिक्कत पड़ रही होगी, तो ये भी एक कारण था। आगे कुछ चीजें और रामचंद्र शुक्ल क्लियर करते हैं जिनको हम देखते हैं। लिखते हैं कि भारतेंदु जी प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। कारण ये था कि जैसे आप आजकल भोजपुरी फिल्मों में देखेंगे कि वही गाना भी गाता है और वही हीरो भी है। आजकल भोजपुरी फिल्मों में आप देखते होंगे, ठीक है। तो उस जमाने में भी यही था कि साहित्य भी वही रच रहे हैं, मतलब कि नाटक भी वही लिख रहे हैं और अभिनय भी वही कर रहे हैं। लिखा जा रहा है कि पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था उसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया था। आप अगर यूपीजीआईसी या फिर जीडीसी के पुराने क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर यह सवाल पूछा गया है कि किसके नाटक में भाग लेने के लिए, अभिनय करने के लिए भारतेंदु जी ने उसमें अपनी सहभागिता दी थी। वो था जानकी मंगल नाटक, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। आगे लिखते हैं कि यह अभिनय देखने काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि जो जानकी मंगल नाटक लिखा गया था शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र एक पात्र के रोल में आए हुए थे और उस नाटक को देखने के लिए काशी के नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी मौजूद थे। आजकल काशी के नरेश क्या करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन उस जमाने में न सिर्फ साहित्यकार भारतीय जनमानस से जुड़े हुए थे, बल्कि जो शासक हुआ करते थे, जो नरेश हुआ करते थे, वो भी लोगों से जुड़ते थे, वो भी जाते थे। और लिख रहे हैं कि और इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है कि जो जानकी मंगल नाटक देखने के लिए ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह गए थे, उसका जिक्र कहां पर किया गया, इंडियन मेल में प्रकाशित किया गया था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु का पार्ट लेना है, उसी तरीके से प्रताप नारायण मिश्र, ध्यान में रखिए क्योंकि भारतेंदु मंडल में कई लेखक हैं, उसमें प्रताप नारायण मिश्र जी अपने पिताजी से आज्ञा लेने गए थे कि उन्हें एक स्त्री का रोल निभाना है
तो उसके लिए उनको मूछ मुड़वाना पड़ेगा, तो उन्होंने आज्ञा मांगी थी। तो उस समय के साहित्यकार भी संस्कारिक किस्म के थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने पुरानी जड़ से पीछे को छोड़ चुके हैं या फिर बात ही नहीं मानते। यहाँ पर उस समय महिलाएं भी अभिनय के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। ये तो धीरे धीरे आप देखेंगे पृथ्वीराज कपूर जब फिल्म बनाना शुरू किए और शुरुआत में अपने परिवार की महिलाओं को भी इसमें शामिल नहीं होने देते थे, लेकिन अब तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरा परिवार का ही कब्जा है, क्योंकि उसमें अर्थ है, उसमें धन की प्राप्ति होती है, तो लोग उसमें पहले से ही अपने को सेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र महिला का पात्र निभाने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा लिए थे। ये स्टोरी मैं इतना लंबा क्यों खींच रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे बात करते हैं कि कश्मीर कुसुम राज तरंगड़ी का कुछ अंश है, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण लिखकर, इतिहास की पुस्तकों की ओर जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर, जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए, पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी। यानी केवल नाटकों के क्षेत्र में ही भारतेंदुयुगीन साहित्यकारों ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि इतिहास ग्रंथ भी लिखने का प्रयास किया। उसमें कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण जैसी पुस्तकें भारतेंदु ने लिखी, साथ में जयदेव की जीवन चरित्र को भी लिखा गया, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर रुचि नहीं दिखाई पड़ती है। आगे लिखते हैं कि पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकल लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे राजनीति, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना। ये सभी विषय उस जमाने में पत्र पत्रिकाओं में लिखे जा रहे थे। लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे। जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्ति के साथ भाव व्यंजना भी गुम्फित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचार खंड कुछ उक्त वैचित्र के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में पाई जाएंगी। तो यहाँ पर बताया गया कि भारतेंदु युग में अनेक पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग लेख भी प्रकाशित हो रहे थे, जो कि अलग अलग विषयों पर थे। उनकी शैली भी अलग अलग थी। यहाँ पर देखिए, पूरा यहाँ पर बताया गया कि किस किस शैली में। समाज दशा और देश दशा में लिखा जा रहा है तो भावात्मक है। जीवन चरित्र लिखा जा रहा है तो वो भाव व्यंजना पर आधारित है। ऋतु छटा या पर्वों पर लिखा जा रहा है तो उसकी भाषा अलंकृत हो जा रही है। इसी तरीके से आगे लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कि जैसा कहा जा चुका है कि हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्राय सब लेखकों में थी। ये देखिए, कथन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस कालखंड के बारे में बात कही जा रही है। वह है भारतेंदु युग। हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्राय सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के जो भी गद्यकार थे वो हंसमुख गद्य लिखते थे। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और बताया गया कि जो ये हास्य का अवलंबन आधार मिल रहा है वो प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण मिल रहा है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खसूट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। यानी इन्होंने किसको किसको अपने केंद्र में रखा। एक तो केंद्र में रखा कि जो बात बात में अपने बाप दादों की दुहाई दे रहे हैं, जो धर्म के आडंबरों की आड़ में दुराचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, और जो पश्चिम के चाल ढाल को फैशन के रूप में कर रहे हैं, उन पे भी व्यंग उन्होंने किया हुआ है। आगे लिखते हैं कि नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यास की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। ये देखिए कथन कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि न जाने कितनी बार परीक्षाओं में
पूछा जा चुका है कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में परीक्षा गुरु आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आगे लिखते हैं कि उसके पीछे राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू और बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान और एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे हैं। यानी कि भारतेंदु युग में नाटक पत्र पत्रिकाओं में लिखने के अलावा, निबंधों और नाटकों के लिखने के अलावा उपन्यासों की तरफ भी लोगों का ध्यान गया और उसमें सबसे पहले परीक्षा गुरु की बात की। इसके बाद निस्सहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यासों की चर्चा यहाँ पर शुक्ल जी ने की हुई है और आपको इन सभी को परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि उस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। यानी कि बांग्ला में उपन्यास अच्छी मात्रा में लोग लिख रहे थे। अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उनके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया पर पूरा न कर सके, पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधा चरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। यहाँ पर देखिए, नाटकों के अनुवाद तो किए जा रहे थे लेकिन उपन्यासों के भी अनुवाद किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतेंदु युग की एक खास विशेषता है, वो भी है अनुवाद। कई विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे पीएचडी का टॉपिक बताइए, तो देखिए यहाँ पर आपको टॉपिक मिल रहा है कि भारतेंदु योगीन रचनाओं का हिंदी में किस तरीके से अनुवाद किया गया, उसका आप मूल्यांकन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, ये टॉपिक एक बन सकता है। तो उपन्यासों को भी अनुवाद किए गए। तदंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किसने किया? गदाधर सिंह ने किया। संस्कृत की कादंबरी की कथा भी उन्होंने बांग्ला के आधार पर लिखी, यानी गदाधर सिंह ने। पीछे तो राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा आदि ने बांग्ला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्वसामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। यहाँ पर अनुवादों के माध्यम से कहा जा रहा है कि इन उपन्यासों में, चाहे वो बांग्ला का उपन्यास हो चाहे मराठी का उपन्यास हो, उसका जो अनुवाद किया गया उन उपन्यासों में देश के सर्वसामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। यानी कि भारतीय जनता से जुड़े हुए चित्र ही दिखाई पड़ते थे। आगे लिखते हैं कि प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बध गया, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुवादक की खास विशेषता है कि दोनों लक्ष्य और लक्षक भाषा दोनों पर समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अनुवाद तो होते गए और जब धड़ल्ले से अनुवाद होते हैं, कोई चीज जब धड़ल्ले से प्रस्तुत की जाती है तो इसकी क्वालिटी में कमी आती है। अधिकांश अनुवादक प्राय भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, सिहरना, धू करके आग जलना, छल छल आंसू गिराना इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई। जहां पर कमी भी बताए वहां पर अच्छाई भी बताए कि इससे क्या हुआ कि लोगों को सामाजिक और ऐतिहासिक विषय वस्तु मिलने लगे और साथ में कैसे हम स्वतंत्र तरीके से देश के सर्वसामान्य जीवन के मार्मिक चित्र को समेटते हुए उपन्यास को लिख सकते हैं। आगे लिखते हैं कि हिंदी गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 2500 पत्र पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। ये देखिए, बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कि हिंदी गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान, यानी कि लगातार आगे कैसे हिंदी गद्य बढ़ रहा है, उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही 2500 पत्र पत्रिकाएं संपादित हुई। और ये पत्र पत्रिकाएं जो यहाँ पर दिए गए आपके लिए कैसे जरूरी हैं, जब आप सुमेलित वाले प्रश्नों को देखेंगे परीक्षाओं में तो वहां पर ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लिखते हैं
अल्मोड़ा अखबार जो कि संवत 1928 में, संपादक पंडित सदानंद सलवास। हिंदी दीप्त प्रकाश, कलकत्ता 1929, कार्तिक प्रसाद खत्री। बिहार बंधु, ये हो गया संवत 1929, केशवराम भट्ट। तो संवत वंबत उतना आप मत ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि जो भी संपादक हैं उनके नाम, जैसे अल्मोड़ा अखबार सदानंद सलवास, हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री। ये वही कार्तिक प्रसाद खत्री हैं जिन्होंने देवकीनंदन खत्री के एक उपन्यास को पूरा किया था। ये आपके लिए होमवर्क नंबर 2 है। कौन सा उपन्यास है जिसको कि कार्तिक प्रसाद खत्री ने पूरा किया था? सदा दर्श, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था, लाला श्रीनिवास दास। काशी पत्रिका, बलदेव प्रसाद बीए, शिक्षा संबंधी मासिक पत्र। भारत बंधु, तोताराम, अलीगढ़। कई बार पूछा जा चुका है, ये यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में देखेंगे तो खूब पूछा गया है। साथ में भारत मित्र, कलकत्ता से, रुद्रदत्त, ये भी खूब पूछा जाता है। दोनों को इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। मित्र विलास, लाहौर से, कन्हैया लाल। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट मासिक था जो कि प्रयाग से। आर्य दर्पण, शाहजहांपुर से, जिसके संपादक थे बख्तवार सिंह, बख्तावर सिंह, ठीक है, बख्तावर सिंह, आर्य दर्पण। सार सुधा निधि, कलकत्ता से, सदानंद मिश्र। उचित वक्ता, कलकत्ता से, दुर्गा प्रसाद मिश्र। सज्जन कीर्ति सुधार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, उदयपुर से निकलता था, वंशीधर। और आपने एक सुधाकर पत्रिका का भी नाम आपने सुना होगा, जो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बताया हुआ था, जो कि काशी से निकलता था, ठीक है। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से निकलता था, वंशीधर। भारत सुदशा प्रवर्तक, फर्रुखाबाद से पत्र निकलता था, गणेश प्रसाद। आनंद कादम्बिनी, मिर्जापुर से, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन मासिक। देश हितैषी, अजमेर से निकलता था, दिनकर प्रकाश, लखनऊ से। धर्म दिवाकर, कलकत्ता से, देवी सहाय इसका संपादन करते थे। दिनकर प्रकाश का रामदास वर्मा करते थे। प्रयाग समाचार, जिसके संपादक थे देवकी नंदन त्रिपाठी। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, जो कि कानपुर से। शुभ चिंतक, जबलपुर से निकलता था, सीताराम। सदाचार मार्तंड, जयपुर से, लालचंद्र शास्त्री। हिंदुस्तान, काफी इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी देखेंगे तो ये सवाल पूछा जाता है। हिंदुस्तान कहां से निकलता था? इंग्लैंड से, राजा रामपाल सिंह, जो कि दैनिक प्रवृत्ति का समाचार पत्र था। पीयूष प्रवाह, काशी से निकलता था, अंबिका दत्त व्यास। भारत जीवन, जो काशी से निकलता था, रामकृष्ण वर्मा। भारतेंदु, इतना प्रभावित हो गए थे लोग कि भारतेंदु के नाम से ही पत्र पत्रिका का संपादन करने लगे। वृंदावन से, राधाचरण गोस्वामी। और 27वां यहाँ पर पत्र बताया गया, कवि कुलकंज दिवाकर, बस्ती से निकलता था, रामनाथ शुक्ल निकालते थे। तो कुल मिलाकर 27 पत्र पत्रिकाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया। उसमें से आप आधे पत्र पत्रिकाओं से जरूर परिचित हुए होंगे, जो मेन है। बाकियों को भी आप आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गईं, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की है, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। तो इनको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था। ये देखें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि जो मित्र विलास है वो सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, जिसमें पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पत्र पत्रिकाएं थोड़े दिन चलकर ही बंद क्यों हो जाती थी? कारण यह था कि उनको आर्थिक सहयोग नहीं मिलता था, ठीक है, इसके वजह से भी वो बंद हो जाती थी। आगे कहा गया कि हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। इसी आर्थिक कठिनाई को सहते हुए हिंदी प्रदीप नाम का जो पत्र है, जिसके संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। ऊपर आप एक बार देख लीजिए कि हिंदी प्रदीप कौन निकालता था, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, जो कि इलाहाबाद जैसी जगह से भी इस पत्र को आर्थिक सहयोग नहीं मिलता था, कई बार बंद हो चुका था। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी
ये देखिए टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर कि ब्राह्मण पत्र के जो भी संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण पत्र कहाँ से निकलता था? ब्राह्मण पत्र निकलता था कानपुर से। यहां से ध्यान में रखिए, एक बात की गई हिंदी प्रदीप की जो कि प्रयाग से, और ब्राह्मण जो कि कानपुर से है। और प्रताप नारायण मिश्र अपने आर्थिक कठिनाइयों को पचा नहीं पाए या फिर उसको दबा कर नहीं रख पाए, उनको कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? याचना मांगनी पड़ी कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 के एग्जाम में आ चुका है। 2013 मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैं इसमें एक परीक्षार्थी के तौर पर था। वो दौर हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर था, सन 2012 से लेकर 2017 तक का। तो ये मुझे इसलिए कोटेशन यहाँ पर याद आ गया, ये तथ्य यहाँ पर याद आ गया कि प्रताप नारायण मिश्र लोगों से चंदा मांगते थे कि भाई 8 मास बीत गए, अब तो कुछ दक्षिणा दान करो, अब तो कुछ आर्थिक सपोर्ट करो। जैसे यूट्यूबर करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो कुछ तो थोड़ा सा सहृदय होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर किसी चीज को चलाना है तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई चीज संभव नहीं है। आप अगर 2 कदम आगे चल रहे हैं तो 1 कदम हमारा भी सहयोग कीजिए। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र ने क्या कहा? ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते उन्होंने याचना करनी शुरू कर दी कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। मुझे उम्मीद है कि आपके मन मस्तिष्क में प्रताप नारायण मिश्र उनकी पत्रिका बैठ गई होगी कि दक्षिणा कौन मांगा था, याचना कौन किया था? वो प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। आगे लिखते हैं कि बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं, पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की थी। ये वही कार्तिक प्रसाद हैं जिनके पिताजी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए अलग अलग भाषा भाषी लोग हिंदी सीखने का प्रयास किए, और यहाँ पर कार्तिक बाबू भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने प्रयास किया हिंदी दीप्ति प्रकाश, प्रेम विलासिनी नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी के प्रति लोगों का झुकाव उन्होंने लाने का प्रयास किया कि लोग झुके। लोगों के घर जाकर वे पत्र सुना तक आते थे, और यही नहीं, पत्र पत्रिकाओं का संपादन ही नहीं करते थे बल्कि लोगों के घर तक भी जाते थे। आज कितने लोग हैं इस चीज को आप समझिए। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी तबला वादक का नाम यहाँ पर ले रहा हूं। पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में भारत मित्र कमेटी बनी, और भारत मित्र पत्र बड़े धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। ये देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट की जा रही है कि जब पत्र आर्थिक अभाव में बंद हो रहे थे तो उस जमाने में 3-4 लोगों ने मिलकर एक पत्र निकाला जिसका नाम था भारत मित्र। यानी कि भारत एक तो देश का प्रतिनिधित्व है और मित्र मतलब दोस्ती। जैसे आप लोग यहाँ पर विद्यार्थी हैं, उसके साथ साथ दोस्त भी हैं, यानी कि क्या है, एक दूसरे से जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया गया कि लोग इसी बहाने जुड़े। और ये कहां पर स्थापित हुआ? कलकत्ता में। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। यानी छोटूलाल मिश्र इसके संपादक तौर पर शुरू में थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अपने लेख को उसमें भेज देते थे। आज कैसे लेखों को भेजा जाता है? आज लेखों को भेजा जाता है कि आप इतना पैसा देंगे तो मैं छाप दूंगा। अगर आप ईमानदारी से अपने लेखों को भेजें तो तथाकथित सभ्य पत्र पत्रिकाएं वर्षों तक उसको लाइन में लगा कर रखती हैं कि आपको लाइन में रखना है। मेरे पास अभी समय नहीं है, आपका आर्टिकल लाइन में लगा हुआ है, पता नहीं कब छपेगा। इसी में पता चला कि आपका समय भी निकल गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फैन फॉलोइंग के दृष्टिकोण से चीजें हो रही हैं इस समय। अगर आपके फैन फॉलोइंग है, आपको जानने वाले अधिक हैं, आपको पढ़ने वाले अधिक हैं, ठीक है, आपको प्यार करने वाले अधिक हैं, आपके पाठक अधिक हैं, तो वही तथाकथित पत्र पत्रिकाएं, जो हिंदी की मैं बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं का नाम ले रहा हूं जिसको कि यूजीसी लिस्टेड केयर लिस्ट में माना जाता है, वो आपके पत्र पत्रिकाओं को छाप देंगे। लेकिन
जब तक वो अनभिज्ञ रहेंगे, उनको नहीं पता है कि डॉक्टर रजनीश कौन है, तो वो नहीं छापेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये ठीक है, मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, आगे इनका समय है, तो वो छाप देंगे। और कैसे छापेंगे, ये पर्दे की बात। कैसे छापेंगे, बहुत लोगों ने प्रयास किया भी होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु जी अपने लेखों को कभी कभी उसमें भेज दिया करते थे। आगे लिखते हैं कि उसी संवत में लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। देखिए भाषा शैली देखिए रामचंद्र शुक्ल की, कि यहाँ पर जैसे उस जमाने में कुछ लोग थे ना, उत्साह के लिए काम करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, इसमें उत्साह, एनर्जी, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है। लाहौर से पत्र निकला मित्र विलास, जिसके संपादक कौन थे, गोपीनाथ। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था, केवल ज्ञान प्रदायनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र राय द्वारा निकलती थी। यानी जब भी पंजाब में हिंदी की बात होगी तो उसमें नवीन चंद्र राय का नाम सबसे पहले आएगा, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्राह्मों की बातें रहा करती थी, ठीक है। उसके पीछे जो हिंदी बाधव निकला, उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी। और मतलब कि पंजाब से आप देख रहे हैं कि ज्ञान प्रदायनी और फिर हिंदी बाधव नाम से पत्र निकला, लाहौर से मित्र विलास निकला, ठीक। केवल हिंदी का एक भी पत्र न था, मतलब अगर पत्र निकलते भी थे तो हिंदी और उर्दू दोनों के मिक्स निकलते थे। आगे चलकर कवि वचन सुधा की मनोहर लेख शैली और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट ये बताया जा रहा है कि इसके पहले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नाम से पत्र निकाला था, उसकी जो मनोहर लेखन शैली थी, लोगों को आकर्षित करने वाली शैली थी, उससे प्रभावित होकर गोपीनाथ ने मित्र विलास नाम का पत्र निकाला था, जो कहां से निकलता था, लाहौर से। चीज को ध्यान में रखें। यहाँ पर आगे क्या बता रहे हैं कि जिसकी भाषा बहुत सुष्टु और ओजस्विनी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक प्रकाश किया था और उनके नाम का संबंध चलाने का आंदोलन उठाया था। ये देखिए टर्निंग पॉइंट है। आपको वन लाइनर किताबों में यह तथ्य नहीं मिलेगा कि भारतेंदु के मरने के बाद, उनके निधन के बाद कौन सा ऐसा पत्र था जो कि उनके ऊपर शोक प्रकाश किया था। शोक प्रकाश जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हाल ही में एक लोक धर्मी आलोचक का निधन हुआ। जैसे मैंने लोक धर्मी कहा, आपका ध्यान चला गया होगा। ये आपको अन्य यूट्यूब चैनल के टीचर्स नहीं बता पाएंगे। लोक धर्मी आलोचक कौन थे, प्रोफेसर चौथीराम यादव। तो देखेंगे आप अखबारों में भी खूब निकला। अब कई पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि उनपे विशेषांक निकाल रही हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मित्र विलास नाम का पत्र था, उसने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक विशेषांक निकाला उनके याद में, और यही नहीं बल्कि उनके नाम पर एक संवत निकालने का प्रयास किया। और शायद इसी का प्रभाव था कि आगे चलकर भारतेंदु नाम से एक पत्रिका भी वृंदावन से छपने लगी थी। यानी कोई भी पृष्ठभूमि तुरंत नहीं बनती है, उसके पीछे कुछ न कुछ कार्य कारण सिद्धांत करते रहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर न सिर्फ हिंदी की पढ़ाई हो रही है बल्कि आपको एक दृष्टि दी जा रही है। दृष्टि मिल रही है ना। चलिए, आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे यही लगता है कि मैंने जो भी अपने जीवन में मेहनत से पढ़ाई की, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बीएचयू का टॉपर्स विद्यार्थियों में था। मतलब अंडर 5 में भी नहीं कर सकते, अंडर 2 में मैं जेएनयू के टॉपर्स विद्यार्थियों में था। लेकिन टीचर्स के पीछे मैं कभी नहीं भागा, मैं अपना कोई गॉडफादर नहीं तैयार कर पाया, तो मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू छोटी जगहों पर कार्यरत हूं। लेकिन मेरा जज्बा, मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है, क्योंकि आप लोग साथ में। इस चीज को आप लोग समझिए। आगे बात करते हैं, जो कि आखिरी पैराग्राफ है, कि इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधानिधि, ये दो पत्र कलकत्ते से निकलते थे। उचित वक्ता और सार सुधानिधि ये कहां से निकलते थे, कलकत्ता से। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया था। पीछे काला कांकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए, और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला, जो कि दैनिक पत्र था, आप जानते हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में
यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही यानी मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया था। तो ये सभी तथ्य थे जो कि आधुनिक काल में गद्य का प्रवर्तन कैसे हुआ, जहां एक तरफ साहित्यकार थे, उनकी रचनाएं थी, दूसरी तरफ संपादक थे और उनके पत्र थे। सभी चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर पहली 2 पंक्तियों में उनके जन्म स्थान, जन्म वर्ष और मृत्यु के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया। और जो भी इन्होंने तिथियां या फिर वर्षों को यहाँ पर लिया है, सभी संवत में है। आप सभी के सहूलियत के लिए हमने इसको ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे भी हम वन लाइनर किताबों में देख लेते हैं और इधर उधर भी देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ। इनके परिवार का संबंध देखें तो वैश्य कुल में हुआ, यानी कि आप देखें कि व्यापार से जुड़े हुए घराने से हुआ। 1907 संवत में बताया गया, यानी कि 1850 ईस्वी में 35 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। लगभग 1884-85 ईस्वी के आसपास में इनका निधन हो गया। अगर संवत 1941 को देखें तो इसमें से 57 घटाएंगे हम तो 1884 ही आ रहा है। तो मोटे तौर पर आप 1850 से लेकर 1885 के बीच में जोड़ेंगे तो 35 वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र का आ जाएगा। आगे लिखते हैं, जो टर्निंग पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है कि संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। संवत 1922 यानी कि 1865 ईस्वी में अपने परिवार के साथ ये जगन्नाथ जी गए। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जगन्नाथ जी कहाँ हैं और क्यों लोग वहां पर जाते हैं। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जगन्नाथ जी गए तो उनकी उम्र लगभग आप देख रहे हैं कि 15 वर्ष की रही होगी। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। यानी जब वो जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए तो उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बांग्ला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। ये टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर आ रहा है। सिर्फ 15 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये आभास हो गया कि उनके हिंदी पट्टी में जिस तरीके से बांग्ला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, वैसे साहित्यिक रचना का अभाव हमारे हिंदी प्रदेश में है। इस चीज का उन्होंने अनुभव किया। ये भी सोचने वाली बात है कि उस समय सिर्फ 15 वर्ष की उम्र के भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आजकल 15 वर्ष की अवस्था के बच्चे क्या कर रहे हैं आप सभी जान रहे होंगे। लेकिन इसीलिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जा सकता है कि हिंदी जाति परंपरा के संस्थापक हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने आप सभी को एक क्वेश्चन भी दिया था, तो कुछ कारण रहा है यहाँ पर देखिए। इसीलिए बताया गया कि सिर्फ 15 वर्ष की अवस्था में जब वो जगन्नाथ जी की यात्रा में गए और वहां पर उनका बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से परिचय हुआ। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बांग्ला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर है कि संवत 1925 यानी कि 1868 ईस्वी में उन्होंने यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक बांग्ला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। सवाल कई बार पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक और अनुदित नाटकों से, तो यहाँ पर आप भली भांति इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो विद्या सुंदर नाटक है 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसका बांग्ला से अनुवाद किया। मौलिक नहीं है बल्कि अनुदित है। संवत में भी आपको ध्यान में रखना है और ईस्वी में भी ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें
पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बिंदु आपको ध्यान में रखना है। एक तो बंग देश से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक का बंगला से हिंदी में अनुवाद किया, और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवि वचन सुधा लिखा गया कि इसी वर्ष यानी कि 1868 ईस्वी में ही उन्होंने कवि वचन नामक एक पत्रिका निकाली, कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली, जिसमें कि पुराने कवियों की कविताएं छपती थी और उसके पीछे हिस्से में गद्य लेख भी छपने लगे थे, यानी कि कविताओं के साथ साथ गद्य भी इसमें प्रकाशित हो रहे थे। आजकल अगर पत्रिकाओं को आप देखेंगे तो अलग अलग भाषाओं में पत्रिकाएं निकलती हैं। एक ही पत्रिका है, उसमें हिंदी के कुछ आर्टिकल हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं, कुछ संस्कृत के हैं, कुछ उर्दू के हैं, उसको मल्टी डायमेंशन पत्रिका के नाम से लोग छापते हैं। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय प्रयोग कर रहे थे अपने पत्र संपादन से या फिर अपने साहित्यिक प्रतिभा से। कवि वचन सुधा में उन्होंने पुराने कवियों के साथ साथ उनकी कविताओं के साथ साथ गद्य को भी जगह देना शुरू कर दिया था। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। आप देख रहे हैं कि एक एक वाक्य आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि 1930 में यानी कि 1873 ईस्वी में, अगर हम बात करें कि 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन में काफी महत्वपूर्ण रहा, जहां उन्होंने विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद किया, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका को निकाला, और ठीक आप देख रहे हैं कि 6 साल यानी कि आप देखें 5 साल के बाद 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हरिश्चंद्र मैगजीन कैसी थी, मासिक पत्रिका थी, जिसके 8 अंक निकलने के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका उसका नाम हो गया। सवाल पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कब हुआ, तो आप देखेंगे कि 1873 ईस्वी में इसका नाम बदल गया 8 अंकों के बाद। एक नया तथ्य यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 अंक उसके निकले थे, उसके बाद उसका नामकरण चेंज हुआ। आगे लिखते हैं कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। ये देखिए कथन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारे हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। कवि वचन सुधा में नहीं हुआ, बल्कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में जिस हिंदी को लोग चाहते थे उस हिंदी का प्रयोग हुआ, और जनता ने भी उसको उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया। आगे लिखते हैं कि भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। ये पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो सवाल आपको मिल जाएंगे कि पूछा गया कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में किसका कथन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये बात उन्होंने कहां पर कहा था, कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने नोट किया था। कालचक्र पुस्तक कैसी है, इतिहास पर आधारित है, यह भी सवाल पूछा जाता है। आगे लिखते हैं कि इसी हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। यानी कि जिस हिंदी का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया या फिर प्रयोग किया, उस हिंदी को लोग पसंद किए और फिर धीरे धीरे उसके आधार पर नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी जातीय परंपरा का संस्थापक माना जाता है। न सिर्फ वो रचनाएं कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे, बल्कि वो कई नए नए लेखकों को पैदा भी कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति अपना तो काम कर रहा है, साथ में लोगों को रोजगार भी दे रहा है और प्रोत्साहित भी कर रहा है। नए नए लेखक भी तैयार हो रहे थे। आगे लिखते हैं कि चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। यहाँ पर देखिए कि जो नए नए लेखक पैदा हुए थे या फिर जुड़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र से,
उसमें उनके कई फैन भी थे। यानी कि आप देख रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की प्रशंसा करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बांग्ला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बांग्ला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न दिक दिक अशांति थी, न कादना सिहरना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हुए उसके पहले की स्थिति के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि पहले जो भी अनुवाद किए जाते थे हुबहू बांग्ला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों को उठा लिया जाता था, जिससे कि हिंदी का जो स्वरूप विकसित हो रहा था वो खराब होने लगा था, उस पर संकट गहराने लगा था। लेकिन बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिसको कि इन्होंने एक टर्म दिया हुआ है हरिश्चंद्री हिंदी, वो क्या हिंदी है आगे जब आप वीडियो लेक्चर और देखेंगे और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखते हैं कि मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हरिश्चंद्र मैगजीन में लेख प्रकाशित होते थे उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना थी 5वें पैगंबर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलिराज की सभा ज्वाला प्रसाद, बाबू तोताराम, तोताराम भी एक पत्र के संपादक थे, आपके दिमाग में आ गया होगा, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था। यहाँ पर उनकी एक रचना का नाम बताया जा रहा है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। चाव से पढ़ना भी एक कला है। जैसे कई बार हम अपनी पढ़ाई दबाव में या फिर करियर बनाने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं या फिर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम बड़े चाव से करते हैं, जैसे कि रील्स देखते हैं या फिर शॉर्ट्स वीडियो को देखते हैं, वो चाव से लोग देखते हैं, खर 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 उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा तो कहेंगे कि इनकी भाषा शैली कठिन है, ये नहीं समझ में आता है। कहने का मतलब है कि इसमें चाव, ये चाव शब्द पे आपको जोर देना है। जब आपके मन में चाव उत्पन्न हो जाएगा तो हर चीज आपको आसान लगने लगेगी। तो मैगजीन में जो भी लेख निकलते थे लोग बड़े चाव से, मतलब कि इंतजार करते थे कि अगला अंक कब आएगा। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी निकाली थी। ये देखिए टर्निंग पॉइंट, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका के बाद उन्होंने बाल बोधिनी पत्रिका निकाली, जो कि 1874 ईस्वी में निकाली गई। एक खास उद्देश्य से निकाली गई, किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए कि बाल बोधिनी इस पत्रिका के शीर्षक में ही उसके उद्देश्य को आप खोज सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि बाल बोधिनी में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखा था। आगे लिखते हैं कि इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। कौन कौन सी 3 पत्रिकाएं निकाली? आपके मन मस्तिष्क में वो सब आ गई होंगी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधिनी पत्रिका। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाम का प्रहसन लिखा। यानी कि 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना पहला मौलिक नाटक लिखा जिसका नाम है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक क्या रहा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, और किस शैली में लिखा गया? प्रहसन में लिखा गया, जिसमें धर्म और उपासना नाम से
समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर भी छींटे छोड़े। यानी कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में धर्म और उपासना के नाम पर समाज में प्रचलित अनाचारों का यथार्थ दिखाया और साथ में उन्होंने अपने गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भी लक्ष्य करके लिखा। यानी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को टारगेट किया गया है। और साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय अंग्रेजों की खुशामदी करने वाले और अपने सम्मान में बढ़ोतरी रखने की इच्छा रखने वालों पर भी व्यंग कसे हैं। आगे लिखते हैं कि भारत के प्रेम में मतवाले देश के हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर भी राजभक्ति और देशभक्ति का आरोप लगता है। उसमें देशभक्ति को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भी रचनाएं आई और उन रचनाओं के बाद जो अंग्रेजी सरकार है उसका गलत प्रभाव या फिर गलत एक्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर गया, कुदृष्टि गई। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को परेशान या फिर उस तरीके से इग्नोरेंस किया जाने लगा। तो इसके केंद्र में कौन थे? राजा साहब, यानी कि शिव प्रसाद सितारे हिंद को ही माना जाता है। आगे लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। ये देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि गद्य विधाओं में तो अनेक विधाएं हैं, उसमें कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, ठीक। लेकिन सबसे पहले अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान गया तो नाटक की ओर गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का विकास करते हुए सबसे पहले किस विधा को अपनाया था? तो विधा कौन सी है? नाटक है। आगे लिखते हैं कि अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले दो ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस विधा को केंद्र में रखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का विकास किया उसी के नाम पर उन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक भी निकाली जिसका नाम था नाटक। एक तो नाट्य शास्त्र लिखा भरत मुनि ने और नाटक नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले नाटक विधा में दो ही पुस्तकें मिलती हैं। वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? महाराज विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद्र, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता ही थे। उनके नाटक नहुस का नाम लिया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे। आनंद रघुनंदन और नहुस दोनों किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में नहीं है। आपको ध्यान आ गया होगा, इसके पहले हमने हिंदी उर्दू विवाद, खड़ी बोली ब्रज भाषा विवाद पर चर्चा की है। तो उसका प्रभाव भारतेंदु के पूर्ववर्ती नाटकों पर पड़ा है। उनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के बारे में रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर लिखते हैं कि उनके नाटक कौन है। तो दो श्रेणी बनाए गए हैं, मौलिक और अनुदित। मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रथा, प्रताप, सती प्रताप जो कि अधूरा है। तो यहाँ पर दो तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि पहला मौलिक नाटक कौन सा है, आपके सिलेबस में कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं, ठीक है, और अधूरा नाटक कौन सा रहा है। तो इतना अगर आप एंगल अपने ध्यान में रखेंगे तो लगभग आप अपनी तैयारी को पूरी होती हुई दिशा में देखेंगे। तो पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। यूजीसी नेट की बात करें तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी आप सभी को पढ़ना ही है। और अधूरा नाटक कौन सा रहा? सती प्रताप रहा। अगर हम अनुदित नाटकों की बात करें जो कि अनुवाद पर आधारित हैं, बांग्ला, अंग्रेजी, मराठी, खासतौर से ज्यादातर इन्होंने बांग्ला से ही अनुवाद किया है, जिसमें आप देख रहे हैं विद्या सुंदर। आपको वर्ष भी याद आ गया होगा कि कब अनुवाद किया था और क्यों किया था। क्योंकि जब ये 15 वर्ष की उम्र में बंग
जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए और वहां पर बंग देश के साहित्य से इनका परिचय हुआ। ये टर्निंग पॉइंट है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट्स कोई न कोई होता है। जैसे आप लोग तमाम जगहों पर तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर इस चैनल पर विश्वास करते हुए आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट्स हो। कई बार विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर हम इधर उधर बहुत पढ़ रहे थे, बहुत देर से आपका चैनल मुझे मिला है। तो ये टर्निंग पॉइंट्स है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी जीवन में आया तो उन्होंने लिखा विद्या सुंदर, इसके बाद लिखा पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। ये देखिए, यहाँ पर उस समय के जो साहित्यकार थे एक दूसरे की रचनाओं को देखते भी थे, उसमें अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है तो उसको दूर करते थे। आजकल के साहित्यकार चुपके से अपनी रचनाओं को प्रकाशित कर लेते हैं, जब उनकी आलोचना होती है तो दूसरे से उसकी आलोचना करवाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के जो साहित्यकार थे बड़ा ही सामंजस्य बनाकर चलते थे और एक दूसरे की रचनाओं को देखते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत जननी नाम का नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र ने लिखा था, लेकिन उसमें काफी गड़बड़ियां थी, त्रुटियां थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सुधारते सुधारते उसको फिर से लिख दिए। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस रचना को सुधारते सुधारते अनुवाद से उसको मौलिक में बदल दिया था। तो कौन थे, कौन सी रचना थी? भारत जननी, जो कि भारत माता नाम से बंगला में लिखा गया था। बाद में उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुधारा, हालांकि उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों में ही यहाँ पर रखा गया है। आगे बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली। नाटकों की खास विशेषता क्या है कि जो भी उन्होंने विषय वस्तु लिया है वो जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पना है। आगे लिखते हैं कि चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है, नील देवी में पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है, भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है, विशेष्य विस्मौषधम देशी राजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है, प्रेम जोगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। यही उसकी विशेषता है। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों की विषय वस्तुओं को बता दिया है, जिसमें कि चंद्रावली प्रेम पर आधारित है, नील देवी का संदर्भ पंजाब से है, भारत दुर्दशा जो कि देश की क्या दशा रही उस पर व्यंग्य है, फिर विस्मौषधम में देसी रजवाड़ों की क्या स्थिति रही है, कुचक्र जो रहा है उनका उसके बारे में है, प्रेम जोगिनी में वर्तमान पाखंड पर चोट किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे लिखते हैं कि नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया है। यानी कि रचना शैली की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, रूप की बात करें तो उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, न ज्यादा उसमें बदलाव किया है और न ही ज्यादा अनुसरण किया है, बीच का रास्ता निकाला है। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी, पताका स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। तो ये देखिए पैराग्राफ भी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लिबरल होके नाटक लिखने का प्रयास किए। उस जमाने में दो ही तरीके के नाटक दिखाई पड़ते थे, या तो बांग्ला में लिखे जा रहे थे या अंग्रेजी में लिखे जा रहे थे, और एक परंपरा से जुड़ा हुआ जो संस्कृत में मान सकते हैं। यानी तीन तरीके के नाटक लिखे जा रहे थे, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत। तो इन तीनों की शैलियों का मिश्रण करते हुए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। यहां पर बताया कि उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। तो
आपके सिलेबस में जो भी नाटक लगे हुए, चाहे भारत दुर्दशा हो, चाहे अंधेर नगरी हो, आप देखिए उसके प्रस्तावना में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है, प्रस्तावना को ध्यान में रखना है। और बताया कि कई जगहों पर पताका, स्थानक का भी वो प्रयोग कर देते हैं। आगे लिखते हैं कि यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर भी वे बराबर दत्तचित्त रहे। भाषा शैली देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लिखते हैं कि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, लेकिन हिंदी साहित्य का सर्वांगीण रूप से कैसे विकास हो, चहुमुखी कैसे विकास हो, इसके तरफ भी वो लगातार दत्तचित्त मतलब ध्यान दे रहे थे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नाटकों के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतिहास परक रचनाओं पर भी ध्यान था, जिसमें कि कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण प्रमुख रचनाएं। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के अतिरिक्त उपन्यास लिखने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इसी बीच उनका देहांत हो गया। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। ये वाक्य देखिए आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कहूं उतना कम है। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस कथन को प्रिय विद्यार्थियों आप लोग अपने नोट पे, कॉपी बुक पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ जाए तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए सार्थक हो जाए कि वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इससे एक और तो उनकी लेखनी में श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूकने लगी। ऐसा लग रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल एकदम तुलसीदास की तरह लिखना शुरू कर दिए। देश के मंगल, जहां पर तुलसीदास का मूल्यांकन करते हुए लोक मंगल की बात करते हैं, लोक मंगल की साधना अवस्था, लोक मंगल की बात बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। यहां पर भी देखिए कविताओं का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने पहले ही बता दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। और क्यों थे? कि उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस के ऐसे पद मिलते थे जिसमें कि कवित्व और सवैये दो छंद महत्वपूर्ण थे, और उनकी कविताओं का लोग कंठपूर्वक ग्रहण कर लिए थे, और उनके जीवन काल में ही चारों तरफ उनकी कविताएं लोग गुनगुनाते थे या फिर एक दूसरे को सुनाते थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं कथा सम्राट की दृष्टिकोण से, तो उनकी कहानियों और उपन्यासों को लेकर जब प्रेमचंद जीवित थे तो उस जमाने में उनकी घोर आलोचना हुई। कई लोगों ने तो कहा कि यूरोप का ये नकल करते हैं, खासतौर से रूसी साहित्यकारों का इन्होंने नकल किया हुआ है या फिर वहीं से चोरी करते हैं। उनके जीते जी उनकी रचनाओं का खास मूल्यांकन लोगों ने नहीं किया, बल्कि आलोचना ही की। लेकिन जब रामविलास शर्मा ने बैक टू बैक 2-3 किताबें उनके ऊपर निकाली, जैसे कि प्रेमचंद और उनका युग, तब लोग प्रेमचंद को गंभीरता से लेना शुरू किए। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र आप देख रहे हैं कि अलग तरीके के हैं। उनके जीवन काल में ही लोग उनकी कविताओं से काफी प्रभावित थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी कविताएं सरस थी और हृदय को छूने वाली थी, श्रृंगार रस में थी। आगे लिखते हैं कि दूसरी ओर स्वदेश प्रेम, यानी स्वदेश प्रेम को ध्यान में रखकर अगर कोई कविता लिखेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे। और ऐसा लगा कि कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूकने लगी। आगे लिखते हैं कि अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। यह कथन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किसके बारे में बात कही जा रही है और किसका कथन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर
बंग देश के माइकल मधुसूदन और हेमचंद की श्रेणी में दिखाई पड़ते थे। आगे लिखते हैं कि एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तिमाल गूंथते दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है और परीक्षाओं में आप देखेंगे कि तुलनात्मक कथन कई बार पूछे जाते रहे। तो यहाँ पर इन कथनों को जरूर आप ध्यान में रखिए, पूछे जा सकते हैं। आगे लिखते हैं, ये मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जेएनयू एमए एंट्रेंस में बैठा था, उस समय लिखित एग्जाम हुआ करता था, तो इन कथनों को हमने उसमें दिया हुआ था उदाहरण के तौर पर। उस समय हालांकि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बहुत परिपक्वता से जानकारी नहीं रखता था, लेकिन नंबर पाने के लिए हमें बताया गया था कि शुरू में आप कोटेशन लिखिए, फिर नंबर अपना आंसर शुरू कर दीजिए, फिर आखिर में भी कोटेशन से अंत कीजिए। इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस कोटेशन का प्रयोग किया था। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल की एक खास विशेषता है, ये जो यहाँ पर आखिर में लिखा है, इसमें संदेह नहीं। आप देखेंगे कई कवियों के बारे में बातें कही जा चुकी हैं, यहाँ तक कि कबीर का मूल्यांकन करते हुए भी ये आप वाक्य देखेंगे, इसमें संदेह नहीं, और बाकी कबीर के बारे में लिखा उन्होंने। यहाँ पर कहा कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे तो उस समय प्राचीन और नवीन दोनों की संधि काल चल रही थी और उसमें इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया। जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि एक तरफ निर्गुण धारा, दूसरी तरफ सगुण धारा, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम। वो ऐसे चौराहे पर खड़े थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ चले, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें किधर जाना है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उस संधि काल पर खड़े थे जिस तरफ प्राचीन परंपरा थी और दूसरी तरफ नवीन परंपरा की शुरुआत हो रही थी। तो शीतल कला का संचार अपेक्षित था, उसमें खरे उतरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर हिंदी जाति परंपरा के संस्थापक हैं। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बापू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। तो ये पंक्तियां आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु मंडल ने धीरे धीरे एक मंडल तैयार कर लिया था जिसको कि हम भारतेंदु मंडल के नाम से जानते हैं। और सवाल पूछा जाता है कि उस मंडल में कौन कौन है, तो आप देख रहे हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, केशवराम भट्ट, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी, लगभग 8-9 लोगों का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इन्होंने हिंदी साहित्य के जो नूतन धारा की बात की जा रही थी उसका विकास किया है। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र 1884, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1941 को संवत के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे ईस्वी में तो 1884 आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कई जगहों पर हमने 1885 पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल ने 1884 इस हिसाब से संवत को कन्वर्ट करेंगे तो आ रहा है। तो आप मोटे तौर पर इन दोनों तिथियों को ध्यान में रखिए। शुक्ल जी के हिसाब से ये है, बाकी मोटे तौर पर कई बार होता है ना, राउंड फिगर में ले लिया जाता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से है। तो मंडल जो भारतेंदु के जीवन काल में शुरू हुआ था वो आगे तक चलता रहा।
अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे, जिसमें कि आप देखेंगे कि हिंदी का जो पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आलोचना की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र का नाम आ जाता है। तो अच्छा खासा मंडल था इन लोगों का। आगे लिखते हैं शुक्ल जी की जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। अभी हम भी प्रथम उत्थान के लेखकों में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब द्वितीय उत्थान के लेखकों में बात करेंगे तो कहीं न कहीं प्रथम उत्थान के लेखक भारी पड़ जाएंगे, यानी कि उनकी में जो मौलिकता है वो ज्यादा प्रामाणिक दिखाई पड़ती है। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली पहली है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि उनकी दो शैलियों का जिक्र किया जा सकता है। पहली शैली कैसी है? भावावेश है, यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो कवि रूप है, और दूसरा क्या है? तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटिका से उद्धृत अंश देखिए, तो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आप देखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जब कविताएं लिखते थे तो उर्दू में उन्होंने एक खास नाम से, उपनाम से लिखा है। मैं अपने उन गंभीर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में या फिर अरबी फारसी मिश्रित जब कविताएं लिखते थे, खासतौर से ब्रज भाषा और खड़ी बोली में जो विवाद चल रहा था, शुरुआत में खड़ी बोली में कविताएं वो नहीं लिखना पसंद करते थे। एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था कि खड़ी बोली में जब भी कविताएं लिखते हैं तो भौड़ी सी कविताएं लगती हैं, वो सरसता नहीं है। तो उन्होंने एक उपनाम से कविताएं लिखना शुरू किए। तो आप बताएंगे कि वो उपनाम क्या रहा है? हमारे विद्यार्थी कई कमेंट्स करना शुरू कर चुके होंगे कि जी बिल्कुल मुझे याद आ गया कि ये उपनाम। चंद्रावली नाटिका का यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। क्या है उदाहरण? उसको देखिए आप। झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोक और हाथ उठा उठा कर लोगों को विश्वास दिया, आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया, किसने इस उपद्रव और लाज करने को कहा था? कुछ न होता, तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था, फिर क्यों यह विस्मय संसार किया? बखेड़िए और इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की, नाम बिके लोग झूठा कहें, अपने मारे फिरें, परवाह शुद्ध बेहयाई, पूरी निर्लज्जता, लाज को जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय एक बार भी मुंह दिखा दिया होता तो मतवाले मतवाले बने क्यों लड़ लड़कर सिर फोड़ते। काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे हुक्मी बेहिया हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भाषा शैली है, कहीं न कहीं फारसी अरबी के शब्द इसमें दिखाई पड़ गए। उनको हमने गोला में भी रखा हुआ है ताकि आप जान जाए, ठीक है। बाकी आप इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे। आगे लिखते हैं कि जहां चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहां की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल नहीं, जैसे प्रेम योगिनी के सूत्रधार के इस भाषण में। तो रामचंद्र शुक्ल अलग अलग नाटकों का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। प्रेम योगिनी के सूत्रधार का यहाँ पर उन्होंने भाषण का जिक्र किया है। क्या है वो? क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो। देखिए वाक्य कितना बड़ा है, यहाँ पर कहीं आपको फुल स्टॉप नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। नेत्र में जल भरकर, ये जो बात कही जा रही है, सूत्रधार जो है आंखों में पानी, मतलब कि वहां पर करुणा से भरा हुआ दृश्य है जिसमें कि पूरी बातें बताई गई कि सब कुछ है, हरिश्चंद्र ही दुखी हो। हाँ सज्जन शिरोमणे कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। मित्र तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो, तो मैं इनकी निंदा से क्या, इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो? स्मरण रखो ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के
विहार करोगे। तो आप देख रहे हैं कि प्रेम योगिनी से इस पैराग्राफ को लिया गया है। सूत्रधार के जो वाक्य हैं वो बड़े बड़े हो गए। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बड़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। क्या है वो वक्तव्य? आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूं। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मेद सिंचित केश राशि, कृत्रिम कुंतल जूट, मिथ्या रत्नाभरण, विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटी देश कसे निज निज प्रतिगण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर फरफर कर की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती है, तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझे स्मरण होकर आती है और यही बात मेरे दुख का कारण है। तो नील देवी का एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जहां पर आप देखेंगे कि संस्कृत पदावली का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे तो लगेगा कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों की भाषा शैली से भी कठिन है, जिसमें आपने देखा मिथ्या रत्नाभरण, प्रसन्न वदन, ठीक है, कटिदेश, कुंतल जूट, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे लिखते हैं कि पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं, उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। ऊपर जो दिया गया था चंद्रावली नाटिका का और प्रेम योगिनी का। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र व चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर देखिए लेखों की बात की गई, कहा गया कि लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र व चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। और अंत में लिखते हैं कि यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और सुव्यवस्थित होती थी। तमाम चीजें बताने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने जो भी समकालीन भारतेंदु मंडल के और भी रचनाकार थे, उनकी भाषा तो और क्लिष्ट थी। अपेक्षाकृत भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और भाषा योग वासिष्ठ, उसके संदर्भ में भी वो बात लिखते हैं कि साफ सुथरी और व्यवस्थित है, परनिष्ठित है। आगे लिखते हैं कि उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेम घन आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। संबत 1938 की आनंद कादम्बिनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण रहा है और अब तक परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल कहां से पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर बात की, महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर बात की और एक एक पंक्ति को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और जो भी हमने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट्स के रूप में जरूर देंगे और इस चैनल के बारे में आप अपने मित्रों दोस्तों को भी बताएंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी गद्य साहित्य के विकास के अगले क्रम पे कि किस तरीके से अन्य भारतेंदु मंडल के जो भी रचनाकार हैं या फिर आगे कैसे चलकर गद्य का विकास हुआ है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में लगभग 100 पेजों में है। उसको पढ़ना जरूरी है, यहाँ से कई सवाल पूछे गए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।